syllabus, but now we are just again revising it. So in this regard, this is Saroj from MLP International School, Rajpura. So student, for this is the syllabus is for class 8th standard, and now we have already done the first chapter. The previous exercise we have done. So let us start today now from the further exercise. Now see the question answers. Here, yes, see the question first. How do the cloud go across heaven? अब जो है हेवन की तरफ जो है क्लाउड कैसे जाते हैं, तो इसका जो है आंसर क्या है, लाइक शिप अमंग द पास्चर। जैसे ही आपने, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसका पोएम में, क्लाउड को शिप से और जो है विंड को जो है उसके जो है ये हेड से जो है उसने इसको कंपेयर किया हुआ है। तो इसलिए क्या कहता है कि जैसे कि एक चरवाहा जो है भेड़ों को जैसे लेके जाता है अपने चरवाहे घर की तरफ, द सेम वे क्लाउड गो अक्रॉस द हेवन। अब सेकंड देखिए, वेयर डज द विंड स्वे, व्हाट साउंड डज इट मेक, कहां से वो जो है हवा चलती है और वो कैसे आवाज करती है। अराउंड द हाउस टॉप, और वो कैसे आवाज करती है, मैरी नॉइज। तो हाउ डज द विंड स्वे, द विंड स्वीप अराउंड द हाउस टॉप, वो जो है घर के टॉप से गुजरती है। और व्हाट साउंड डज इट मेक्स, इट मेक्स लाइक अ मैरी नॉइज। ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड देखिए, व्हाई आर द शिप हासिंग, ये हासिंग क्यों होता है शिप को जो है, तो इसमें क्या है, क्यों उनमें दौड़ बनी रहती है, भागा दौड़ की, कौन सबसे पहले पहुंचे, ये क्यों होता है शिप्स में। तो इसका क्या आंसर आएगा, टू रीच फर्स्ट एट देयर फूड व्हेन सनसेट। इसका मतलब क्या है कि उनमें क्यों भागदौड़ बनी रहती है, द शिप ये है हैस्टिंग टू रीच फर्स्ट एट देयर फोल्ड व्हेन सन सेट्स, वो अपने घर की तरफ जाती है जबकि जो है सूरज छिपता है। अब नाउ फोर्थ का देखिए आंसर, हु ड्राइव द शिप टू देयर फोर्ट्स, जो उनके घरों पे जो है शिप्स को कौन लेके जाता है, तो इसका आंसर क्या है, शिपर्स। जो शिपर्स होते हैं दे ड्राइव द शिप्स टू देयर फोर्ट्स, तो इसका आंसर है शिपर्स। अब ये फोर्थ फिफ्थ का देखिए, व्हाट आर द ट्रम्बलिंग स्टार्स कंपेयर टू, जो ट्रम्बलिंग जो स्टार्स हैं, जो झिलमिलाते हुए तारे हैं, वो इनको जो है कंपेयर करते हैं लिटिल फ्लावर्स। तो जो है यहाँ पे जैसे आकाश में ट्रम्बलिंग करते हैं जो स्टार्स, वो उनको जो है कंपेयर किया है, दे आर कंपेयर टू द लिटिल फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स की तरफ इनको कंपेयर किया। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ सी द एक्सरसाइज, ये आपके एंटोनिम्स है, तो एंटोनिम्स से वर्ड्स दिए हैं, इनके आपको एंटोनिम्स लिखने हैं। तो एंटोनिम्स का है मैरी, मैरी यानी कि कोई चीज खुशी की, और डिसरेबल यानी कि कोई चीज नुकसान हो तो उसमें आपको ये फील होता है। अब इसका सेकंड वर्ड देखिए, फास्टर, जो तेज है, और इसका जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, स्लो, धीरे। विद इन, किसी चीज में। थर्ड देखिए, और ये है आउटसाइड यानी कि बाहर। अब ये फोर्थ का देखिए, डीप, डीप यानी कि गहरा, और इसका है शॉलो यानी कि डीप गहराई, और शॉलो ज्यादा जो है इसका छोटा, उसमें ये हो जाएगा। अब इसका फाइव का देखिए, हिल, हिल का आ जाएगा आपका प्लेन यानी कि पहाड़ी इलाका, और ये प्लेन यानी कि समतल एरिया। ये वर्ड्स हैं आपको, ये है राइमिंग वर्ड, आपको पोएम में से इसमें से देख करके आपको ये कॉलम यहाँ पे दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो पोएम के अकॉर्डिंग आपको राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे फ्लो का क्या बन जाएगा, हो, और नॉइज का जो है, और यहाँ पे जॉइस हो जाएगा। और यहाँ पे स्विफ्ट जो वर्ड है थर्ड, इसका अकॉर्डिंग टू द आपको पोएम में ही लिखना है, इसमें डीप आ जाएगा। और ये है स्टार्स, इसका आ जाएगा स्केल या फिर पर या फिर हेयर, ये वर्ड्स इसके तीनों इसके राइमिंग वर्ड हैं। और फिफ्थ का देखिए, स्लिप का, इसका आ जाएगा कीप या फिर डीप। अब नंबर सी देखिए एक्सरसाइज, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब इसमें क्या हुआ है आपको ये देखना है, पर्सन यानी कि वो प्लेस होती है जहाँ पे शिप्स जो है चारा अपना जो है चारा चलती हैं। तो इसमें कहते हैं शिपर्स टेक देयर शिप्स टुवर्ड्स पास्चर आ जाएगा इसका। अब ये देखिए सेकंड का देखिए, हेवन, यस। देखिए जो फर्स्ट वर्ड है पास्चर, इसको आपको वर्ड यूज करना है, द शिपर्स टेक देयर शिप टुवर्ड्स पास्चर, यानी कि चरावा जो है शिपर्स जो है अपने शिप्स को पास्चर की तरफ ले जाते हैं, चराने की तरफ ले जाते हैं। अब देखिए हेवन, दोज हु डू गुड डीड्स गो टू हेवन,
डन इट फॉर यू बट ट्राई योर बेस्ट टू द अनदर। इसको सेम वर्ड्स को आप अपनी तरफ से भी जो है सेंटेंस बना के देखिएगा। ड्रीम, ड्रीम का देखिए, यस। सो ड्रीम के बाद आप ये डार्कनेस और स्लम्बर, ये दोनों का आप जो है कर लीजिएगा। आई हैव जस्ट डन इट फॉर यू। सो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल जस्ट स्विच इट टू द चैप्टर 2। द चैप्टर 2 हमारा कौन सा है? द क्वालिटीज ऑफ अ रूलर। सो अब हमारा ये जो चैप्टर है वो है क्वालिटीज ऑफ अ रूलर। रूलर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। सो स्टूडेंट, अब इसके पहले समरी देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये स्टूडेंट, अब ये देखिए, आप ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो है चीफ मिनिस्टर जो होता है एक इसका कंट्री का, तो वो जो है ओल्ड एज पे पहुंच जाता है, तो वो ही वाज नॉट कैपेबल टू जस्ट कंटिन्यू द वर्क। सो व्हाट हैपेंड, तो अब ये देखिए कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने किंग को बताता है कि नाउ ही विल बी अनएबल टू कंटिन्यू। तो उसको कहता है कि सर आप मुझे जो है आप सेवा से निवृत्त कीजिए, एंड आई जस्ट वांट टू पास माय टाइम बाय इन टू थिंक अबाउट द गॉड। मैं गॉड की सर्विस करके जो है अपना समय बिताना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मुझे रिटायर कर दीजिए। तो यहाँ पे उसके बाद मिनिस्टर क्या कहता है कि चीफ मिनिस्टर की बात से जो है किंग एग्री हो जाता है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन वो रखता है कि वो कंडीशन क्या है कि आई डोंट केयर, यू विल हैव टू प्रोवाइड मी एज इंटेलिजेंट एज यू आर द मिनिस्टर, देन ओनली आई विल अलाउ। तो कहते हैं कि आप अपने जैसा अगर इंटेलिजेंट मिनिस्टर मुझे प्रोवाइड करते हैं तभी मैं आपको जो है रिटायर करूंगा, उससे पहले नहीं। तब यहाँ पे देखिए पिक्चर में आप ये देखिए, जैसे अनाउंस करता है तो वो एक जो है चीफ मिनिस्टर फिर अनाउंस करता है कि हमें जो है अपने जो है पोस्ट के लिए डायरेक्टली हमें जो है होनहार लोगों की जरूरत है, इसलिए वो जो अनाउंस करते हैं। तो अनाउंस के बाद बहुत लोग जो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद जो किंगडम में आने के बाद वो उसे कहते हैं कि सलाहकार से कि आप एक काम कीजिए, उन सभी लोगों को जो भी जो है इनवाइटेड आए हुए हैं, दोस्त हु आर द यंगर्स हु जस्ट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस अचीवमेंट, तो उसके लिए जो एक्टिविटी के लिए फिर उनको बुलाते हैं, तो उनको सबको एक जगह को इकट्ठा करके रखते हैं। तो उसमें क्या है कि डे बाय डे उनको अच्छी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं चीफ मिनिस्टर उनके रहने का। और उसके बाद जो रूम उनको प्रोवाइड किया हुआ था, तो मिनिस्टर व्हाट ही इज टू डू, ही वाज जस्ट जजिंग ईच एंड एवरी पर्सन दोज हु आर लिविंग देयर, जो वहां पे आए हुए थे अपने आप को परफॉर्म करने के लिए। चीफ मिनिस्टर जो है उनको सबको जज कर रहा था। उसके बाद क्या देखता है कि मिनिस्टर जो है वन बाय वन जैसे जैसे वो कंडक्ट कर रहा था उसके बाद वन बाय वन वो लोगों की संख्या यानी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते थे वो कम हो गए थे। तो अब उनका लास्ट में जो है सिर्फ 15 कैंडिडेट्स बचते हैं। तो उन 15 कैंडिडेट्स में क्या होता है कि लास्ट उनका ऑप्शन होता है, वो रखता है कि अब आपकी जो है एक रेस है, रेस रखते हैं। रेसेस में क्या है, उनके उस जो है एक्टिविटीज के दौरान डिफरेंट टाइप ऑफ उनके क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, उनकी वे ऑफ टॉकिंग, हाउ दे जस्ट बिहेव विद ईच अदर, तो ये सारा जजमेंट करता है। लास्ट जो 15 कैंडिडेट्स होते हैं उनमें वो चीफ मिनिस्टर क्या कहता है कि अब आपका ये लास्ट राउंड है, और अब आपको जो है क्या है, ये जो हमारी जो कंट्री साइड है इसमें आपको राउंड लगा करके जो है वो आपको दिखाना है। सो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट, अब उसमें क्या है कि ये लास्ट में जो चीफ मिनिस्टर इसको फाइंड आउट करने के लिए व्हाट ही डज, लास्ट में वो एक रेस रखता है जिसमें 15 कैंडिडेट्स होते हैं, बाकी सबको वो चार्ट करके उसको जो है छंटिंग करके सबको रिजेक्ट कर देते हैं, वो अपने घर पे चले जाते हैं। अब जो लास्ट कैंडिडेट 15 बचते हैं, तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि उनको एक रेस दी जाती है जिसके थ्रू उनको अपने आप को प्रूव करना होता है कि दे आर द बेस्ट रनर। तो इसलिए उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हुए व्हेन दे वर जस्ट रोमिंग, जब वो घूम रहे थे और अपनी रेसिंग कर रहे थे, उस वक्त जो है सभी आपस में चाह रहे थे दे जस्ट वांट टू प्रूव देम बेस्ट, सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए। लेकिन उनमें से जो सबसे तेज जो एक लड़का भाग रहा था, एक यंग भाग रहा था, तो व्हाट डिड ही सॉ कि रास्ते में चलते हुए एक बुजुर्ग आदमी है, वो इज जस्ट नॉट एबल टू जस्ट इवन वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और वो चाह रहा है कि मुझे क्रॉस करना है रोड। तो वो क्या करता है, जस्ट थिंक अबाउट अ लिटिल, वो थोड़ा सा रुक करके सोचता है, लेकिन उसके बाद सोचता है कि नहीं, आई हैव टू हेल्प दिस मैन। तो उसके बाद व्हाट ही डिड कि वो सुरेश को छोड़ के उस बूढ़े इंसान को सहारा देता है और उसके बैग को सीधा करके उसको सहारा देता है, उठाता है उसे, और ना ही उठाता है, आस्क वेयर ही वांट टू गो, ही सेड दैट आई जस्ट वांट टू क्रॉस द रोड एंड आई जस्ट वांट टू गो टू एट माय होम। तो उसके बाद व्हाट ही डिड, उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर वो सारी चीजें उसको जज कर रहा होता है, लेकिन वो रेस को छोड़ के वो बंदा उस बूढ़े को उठा के वहां से उसको हेल्प करके उसको
रोड क्रॉस करके उसके घर पे पहुंचाता है। उसके बाद जो है रेस जो है वो फिनिश हो जाती है, वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाता है ड्यू टू दैट ओल्ड मैन एंड वॉट एवर द। उसके बाद लास्ट में चीफ मिनिस्टर कहता है यस नाउ द थिंग हैज बीन ऑल थिंग्स हैव बीन ओवर एंड वी हैव ऑल जज, तो आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, वी विल जस्ट इन्फॉर्म यू थ्रू द मेल और समथिंग, आपको लेटर के थ्रू या किसी की चीज़ के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपकी जो है क्या पोजीशन है, तो सभी को अपने घर पे पहुंचा दिया जाता है। तो उसकी लास्ट में जो है वो लड़का जो एक जो है बुजुर्ग को जो है वहाँ से पार करवाता है रोड, उसके पास एक लेटर आता है, तो उसमें लिखा होता है यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, यू आर इनवाइटेड। तो उसको शॉक लगता है कि कैसे, तो फिर वो जब वापस लेटर लेकर के आता है राजा के पास, तो राजा के पास होता है कि मैंने तो जीता भी नहीं, तो आपने मुझे इस चीज के लिए मतलब इस पोस्ट के लिए कैसे आपने कहा सुटेबल। दैट इन दैट केस राजा किंग सेड कि दिस इज नॉट माय सिलेक्शन, दिस इज यू हैव बीन सेलेक्टेड बाय आवर रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर ने आपको जो है सेलेक्ट किया है। तब वो चीफ मिनिस्टर से पूछता है दैट आस्क्ड सेड दैट कि यस यू हैव द एबिलिटी। एक जो रूलर जो होता है, जो शासक होता है, वो जरूरी नहीं है बुद्धिमान हो या फिर वो हर चीज में आगे हो, लेकिन उसके अंदर जो है ह्यूमैनिटी भी होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रजा के बारे में नहीं सोचेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो इन दैट केस तो रूलर में जो है एक ह्यूमैनिटी का भी होना बहुत ही आवश्यक है, और वो आप चीज जो है बाकी सभी लोग तो जो है सिर्फ टू achieve their goal, they just focus on running, but you just think about this thing the person। तो इसलिए जो है सही रूलर वो होता है जो प्रजा के बारे में भी सोचे, लोगों के बारे में भी सोचे और जस्टिफाई करे। तो इस तरह से जो अकॉर्डिंग वी थॉट यू आर द बेस्ट। सो इन दैट केस नाउ दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। So student, we will now just do the exercise of this particular chapter. So switch on the exercise. Yes student, अब देखिए इसका ये है आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। अब ये इनका जो है आपको क्वेश्चंस बताना है। ये देखिए हु फर्स्ट का देखिए हु ऑफर एडवाइस द किंग इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ अफेयर्स। तो जो है ऑफर एडवाइस द किंग इन वेरियस स्टेट्स ऑफ, जो अलग अलग जो है हुए थे जो है राज्य में जो है ये अफेयर्स, तो उसको कैसे बताया। तो ये क्या हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये कैसे आएगा इसका आंसर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफर एडवाइस द किंग इन द वेरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये इसका आ जाएगा आंसर। अब नंबर 2 देखिए व्हाट डिड द चीफ मिनिस्टर आस्क द रॉयल अनाउंसर टू अनाउंस। रॉयल अनाउंसर को क्या अनाउंस करने के लिए कहा चीफ मिनिस्टर ने, दैट अ स्पोर्ट्स मीट वुड बी हेल्ड इन द कैपिटल नेक्स्ट मंथ। यानी कि उन्होंने क्या अनाउंस करने के लिए कहा कि एक जो है नेक्स्ट मंथ आपका जो है दैट द स्पोर्ट्स मीट वुड बी हेल्ड इन द कैपिटल नेक्स्ट मंथ, ये इसका आंसर है। अब नंबर 3 देखिए व्हाट डिड द मैसेंजर ऑफ द किंग्स कोर्ट गिव द यंग मैन। अब यंग मैन को क्या मैसेंजर ने जो है यंग मैन को कोर्ट को क्या मैसेज दिया कि अ लेटर फ्रॉम द किंग। अब जो लास्ट में जो जिसको सेलेक्ट किया गया था उसको क्या दिया गया, ए लेटर फ्रॉम द किंग, राजा की तरफ से एक लेटर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ये आपको टिक करने हैं जो करेक्ट इसमें आएंगे। अब ये अकॉर्डिंग टू द आपको चैप्टर करना है। देखिए द चीफ मिनिस्टर वाज वेरी डैश एंड वाइज, क्लेवर या लर्न या फिर इंटेलिजेंट। ये आपका क्या है, दो तीनों में से कौन सा आपको आएगा। तो लर्न, क्लेवर भी नहीं आएगा, क्लेवर यानी कि चतुर है, लर्न यानी कि बहुत ही समझदार, और इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। तो यहाँ पे क्या है इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा लर्न एंड वाइज। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार इंसान था। अब सेकेंड देखिए वन डे द डैश एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू द किंग, एक दिन ये है मैसेंजर, चीफ मिनिस्टर, रॉयल अनाउंसर। मैसेंजर जो मैसेज देता है चीफ मिनिस्टर है और ये रॉयल अनाउंसर है। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, एक दिन चीफ मिनिस्टर ने जो है एक्सप्रेस किया अपनी इच्छा राजा को, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा आपका बी, दैट इज चीफ मिनिस्टर। अब सी का देखिए द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड हिज मैन टू डैश दोज पार्टिसिपेंट्स इन द रॉयल गेस्ट हाउस। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका लॉर्ड्स और ये है हाउस और ये है आपका किंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसे कहता है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने आदमियों को क्या कहा, तो यहाँ पे आएगा लॉर्ड। लॉर्ड आएगा यानी कि उनको
सभी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कहा, जो कि पार्टिसिपेंट्स थे गेस्ट हाउस में। तो इसका आपका आ जाएगा फर्स्ट का ए आंसर। नंबर 4 देखिए, देयरफॉर ईच ऑफ देम वाज डैश टू डू हिज बेस्ट। सभी लोग अपना अच्छा करना चाह रहे थे, तो ये इसका आएगा ए है रेडी, यानी कि तैयार थे, और ये है इंटरेस्ट का है सेकंड बी का, और ये है ईगर, ईगर यानी कि कुछ करने की चाह, और ये इंटरेस्टेड यानी कि चाह रहे थे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयरफॉर ईच ऑफ देम वाज ईगर टू डू हिज बेस्ट। यहाँ पे इसका आएगा सी, ताकि वो सब अपना अच्छा करना चाह रहे थे। अब फिर का देखिए, none of them were dash to the other in any case। अब उनमें से कोई भी जो है एक दूसरे से नहीं थे, किसी भी ने से। तो ये है चेरिस और इंफीरियर और ऑफ है सुपीरियर, यानी कि कोई भी एक दूसरे से जलता नहीं था, और इंफीरियर यानी कि किसी भी तरह की कोई चीज उनमें फेल नहीं थी, और दूसरा था सुपीरियर, उनमें से कोई भी सुपीरियर। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपका जो है इसमें आंसर आएगा inferior to the other in any case। तो आपका ये बी आ जाएगा इसका आंसर। अब सी का देखिए, the winner of the race would get the dash appointment, यानी कि जो विनर होगा उसको जो है अपॉइंटमेंट मिलेगा कवर्ड, यानी कि कवर किया हुआ। तो इसमें क्या बेस्ट है और आपका ये स्टूडेंट। अब सिक्स का देखिए, the winner of the race would get the dash अपॉइंटमेंट, उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा जो जीतेंगे। तो ये है इसका फर्स्ट है कि बेस्ट, और ये डिजायर, और थर्ड का है कवर। तो अकॉर्डिंग टू द जो है आपका जो है लेसन के आपका बेस्ट ये भी सही नहीं है, और डिजायर, डिजायर यानी कि किसी चीज की इच्छा करना वो भी सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपका ये कवर्ड आएगा, यानी कि उनको क्या मिलेगा, रेस वुड गेट द कवर्ड अपॉइंटमेंट, कवर किया हुआ अपॉइंटमेंट लेटर उनको मिलेगा। नंबर 7 का देखिए, ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैड ऑलरेडी रीच्ड द डैश एरिना, स्टेडियम और एरिया। एरिया यहाँ पे क्या है, का लास्ट फिनिशिंग पॉइंट है। स्टेडियम, ये स्टेडियम होता है जहाँ पे जो है आपके वो टूर्नामेंट्स होते हैं, और ये एरिया, एरिया यानी कि जो पर्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट पार्टिसिपेंट, तो ये अब आएगा एरिना। तो ये आपका ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। यस स्टूडेंट, नाउ सी द राइट ट्रू फॉल्स फॉर दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको 7 स्टेटमेंट्स दी गई है, ये ट्रू है या फॉल्स ये बताना है। अब देखिए फर्स्ट का देखिए, द पीपल ऑफ द किंगडम वर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वो जो किंगडम के लोग जो थे वो खुश थे। तो उसका क्या है, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही जो है खुश थे, और उनको सारी चीज़ें की उनको जो है सहूलियत थी। अब दूसरा देखिए, द चीफ मिनिस्टर वांटेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ गॉड। जो चीफ मिनिस्टर है वो बाकी जिंदगी अपनी जो है भगवान की सेवा करके गुजारना चाहते थे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। नाउ थर्ड देखिए, द किंग वाज नॉट रेडी टू रिलीज द चीफ मिनिस्टर। जो किंग जो था, राजा जो था, वो जो है चीफ मिनिस्टर को छोड़ के, यानी कि वो नहीं चाहता था कि वो कंटिन्यू नहीं करे, कंटिन्यू करवाना चाहता था। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि चीफ मिनिस्टर जो है कोर्ट छोड़ के जाए। अब फोर्थ देखिए, द पार्टिसिपेंट्स हैड नो वर्क टू डू इन द रॉयल गेस्ट हाउस। पार्टिसिपेंट्स जो थे उनके पास गेस्ट हाउस में करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। क्यों? अब ये पॉइंट को देखिए कि करने के लिए कुछ भी नहीं था। व्हाई दे वर जस्ट सिटिंग आइडली, उनको भी इसके पीछे भी एक रीजन था, बिकॉज द चीफ मिनिस्टर वाज जजिंग देयर बिहेवियर इन द गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में जो उनको रॉयल गेस्ट रूम में रोका गया था, तो उनकी एक्टिविटीज जो है उस पर निगरानी रखी जा रही थी। नंबर 5 देखिए, 15 पार्टिसिपेंट्स टुक पार्ट इन द मैराथन। और जो मैराथन हुआ था, जो रेस हुई थी लास्ट में, उसमें सिर्फ इट मीन्स व्हाट, कि सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबको जो है 1 बाय 1 करके उनको निकाल दिया गया था। और लास्ट में जो दौड़ हुई थी, मैराथन जो हुआ था, उसमें लास्ट में सिर्फ 15 जो है कैंडिडेट्स बचे थे। तो ये भी जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अब नंबर 6 देखिए, नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स बॉदर्ड फॉर द ओल्ड मैन। अब उनमें से जो बुजुर्ग आदमी था उनके बारे में किसी भी पार्टिसिपेंट ने कुछ नहीं सोचा, उनको बॉदर ही नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स है, क्योंकि सिर्फ उनमें से एक पर्सन
उसके बारे में बॉदर किया, was bother about that, or he just left the marathon and tried to help that old man. तो ये आपकी स्टेटमेंट्स फॉल्स है. अब नेक्स्ट देखिए, the young man who had helped the old man was the most suitable candidate to be the new chief minister. यानी कि उन यंग पर्सन में से जिस पर्सन ने जो है ओल्ड मैन की हेल्प की थी, वो जो है अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर राइट कैंडिडेट था. तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. यस, दिस इज परफेक्ट. ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि उनकी नजर में सही इंसान जो है वो कैंडिडेट था. ये स्टूडेंट, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रही हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द किंग रूल? राजा कहाँ राज्य करता था? व्हाट टाइप ऑफ रूलर वाज ही? वो किस टाइप का रूलर था? तो इसका आंसर है द किंग ruled over a small kingdom. He was a noble and genius. He loved truth and justice in his kingdom. People were happy and prosperous. यानी कि राजा जो है एक स्मॉल किंगडम में रूल करता था और वो बहुत ही नोबल और जीनियस था और वो जो है सच्चाई से प्यार करता था और उसको जो है जस्टिस पसंद थी और अपने उसके राज्य में सभी लोग जो है आसानी खुश रहते थे. सो सी द सेकेंड क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द चीफ मिनिस्टर वांट टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ? चीफ मिनिस्टर जो है अपनी एक्टिव लाइफ से क्यों रिटायर होना चाहता था? सो सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The chief minister wanted to retire from his active life because he was getting old and he desired to retire and devote the rest of his life in the company of holy men and in the service of God. चीफ मिनिस्टर जो है रिटायर इसलिए होना चाहता था अपनी एक्टिव लाइफ से क्योंकि एक तो वो बूढ़ा हो चला था और उसकी जो है डिजायर थी वो रिटायर होना चाहता था और अपना जो बाकी जो समय था वो अपनी लाइफ को जो है जो होली लोग हैं उनकी संगत में और जो है भगवान की सेवा में अपना बाकी जीवन व्यतीत करना चाहता था. यस, थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द किंग आस्क द चीफ मिनिस्टर टू डू और डिड द चीफ मिनिस्टर एग्री? यानी कि राजा से चीफ मिनिस्टर ने क्या करने के लिए कहा और जो है चीफ मिनिस्टर क्या उसके लिए राजी हुआ? तब देखिए इसका आंसर, द किंग आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर टू सर्च आउट ए सुटेबल पर्सन who can take up the responsibilities of the state first after him. Yes, the chief minister agreed. यानी कि राजा ने चीफ मिनिस्टर से क्या कहा कि तुम जो है सुटेबल पर्सन को ढूंढो और उसे अपनी जगह पे जो है जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभा सके और राज्य के सारे अफेयर्स को अच्छी तरह से देख सके तुम्हारे बाद. और ये जो है कंडीशन राजा ने जो चीफ मिनिस्टर को दी और लास्ट में क्वेश्चन क्या था, क्या चीफ मिनिस्टर ने इसको एग्री किया? यस, तो चीफ मिनिस्टर एग्रीड और चीफ मिनिस्टर ने राजा की ये शर्त मान ली. इसमें जो है टू सर्च SUTRCH बट इसकी सर्च की स्पेलिंग गलत है, ये से ठीक कर लीजिएगा. आउट ऑफ द सुटेबल ये है आपका. ये फिर मिटेगा नहीं ना. Yes, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड द यंग मैन एट द रॉयल गेस्ट हाउस स्पेंड देयर टाइम? यंग मैन ने जो है रॉयल गेस्ट हाउस में अपना टाइम कैसे स्पेंड किया? तो इसका आंसर देखिए, द यंग मैन एट द रॉयल गेस्ट हाउस स्पेंड देयर टाइम इन द वे दे लाइक्ड. They were getting good food and everything they needed without any cost. Some of them spent by idle gossips, love to sleeping away the day. Some spent their time in
reading books. तो इस फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उनको जो रॉयल गेस्ट हाउस में रोका गया था तो उन्होंने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया। उन्होंने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया कि कुछ लोगों ने तो जो है अपना टाइम स्पेंड किया कि जैसे वो चाहते थे स्पेंड करना उस तरह से, और कुछ ने क्या किया कि उनको अच्छा खाना पसंद ना था, उन्होंने अच्छा खाना खाया और जो चीज़ वो चाहते थे वो उनको सब चीज़ें मिली। और वो सारी चीज़ें सबसे बड़ी बात क्या थी कि दैट वाज विदाउट कॉस्ट, उनका कोई कॉस्ट नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। और कुछ लोगों ने क्या किया, अपना आइडियली जो है फालतू की गॉसिप्स करने में, बात करने में जो अपना टाइम स्पेंड किया। और उनको जो कुछ लोगों ने किया कि लव टू स्लीप, वो जो है अपना सो करके टाइम व्यतीत किया। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है अपना टाइम स्पेंड किया बुक्स को पढ़ के, बुक्स की रीडिंग लगा के। सो नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन। यस, सी द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डिड द चीफ मिनिस्टर आस्क सम ऑफ हिज ट्रस्टेड मैन टू डू। अब चीफ मिनिस्टर ने अपने ट्रस्टेड जो मैन थे उनको क्या करने के लिए कहा, तब इसका आंसर देखिए। द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड सम ऑफ हिज trusted man to look after the activities of those young men। यानी कि उन्होंने अपने ट्रस्टेड जो मैन थे उनको क्या कहा कि आप लोगों को क्या करना है, जो रॉयल गेस्ट इसमें रूम में जो लोग ठहरे हुए थे, आपको सिर्फ उनकी एक्टिविटीज को जज करना है कि हाउ दे जस्ट स्पेंड देयर टाइम। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ देखिए, व्हाट डिड द यंग मैन डू व्हेन ही सॉ द ओल्ड मैन रोगिंग इन पेन। यानी कि उसने क्या देखा जब उसने यंग मैन ने, जब उसने बहुत ही बुजुर्ग इंसान को रास्ते में जो है कहराते हुए सुना। तो इसका आंसर देखिए, व्हेन द यंग मैन सॉ द ओल्ड मैन groaning in the pain, he sat beside him and with great care he helped him to stand on his feet, and then he accompanied him to his house on the other side of the road। अब देखिए, यंग मैन ने जब देखा कि बूढ़ा व्यक्ति डरा रहा है दर्द से, तो उसने क्या किया, उसके पीछे जो है बैठ कर के उसको हेल्प की एक बहुत ही ग्रेट तरीके से, केयर के साथ, ताकि वो खड़ा हो सके और उसका अपने पैरों पे। और उसके बाद ही अकम्पनीड, उसको साथ दिया ताकि उसको अपने जगह पे जहाँ वो जाना चाहता था, जो उनके रोड का दूसरी साइड पे, उसके घर तक उसको छोड़ने में उसकी हेल्प की। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। यस, नाउ सी द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए आप, why did the chief minister choose the young man as his successor। यानी कि चीफ मिनिस्टर ने अपने सक्सेसर को, यंग मैन को क्यों चुना जिसने कि उस बुजुर्ग की हेल्प की थी। यस, द चीफ मिनिस्टर चूज द यंग मैन as his successor because of his not only physical ability but he had also qualities like compassion। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है, उसको चीफ मिनिस्टर कहता है कि उसको जो है इसलिए जो है चूज किया था चीफ मिनिस्टर की जगह, चीफ मिनिस्टर ने, ना क्योंकि उसमें सिर्फ एक फिजिकल एबिलिटी ही नहीं थी, बल्कि जो है उसमें जो है कंपैशन, यानी कि लोगों के प्रति एक अच्छी भावना भी उसके अंदर थी, जो कि जो आमतौर पे प्रजा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जो एक फीलिंग्स होती है कि आपको हर एक इंसान की तरफ अटैचमेंट होना चाहिए, एंड यू हैव टू बी कैपेबल टू जस्ट केयर फॉर ऑल लाइक सच पीपल। तो ये चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट, आपका ये जो सेकेंड चैप्टर जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एंड दिस इज द क्वेश्चन आंसर। अब आपका ये चैप्टर यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। Short question answer. So our first question is,
biotic resource. Biotic resources, those resources which have been derived from living things. Example, wood, crops, meat, etc. कि बायोटिक रिसोर्सेज, जैविक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैविक संसाधन क्या होते हैं, जो जीवित चीजों से मिलते हैं या जिनके अंदर जीवन होता है, जैसे वुड है, लकड़ी है, फसल है, मीट है, ठीक है। सेकंड है अबायोटिक रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज व्हिच हैव बीन derived फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कि वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स से, मतलब जो मृत होते हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जैसे मिनरल्स है, क्ले है, सैंड है। Our second question is differentiate between ubiquitous and localized resources, कि ubiquitous और localized resources क्या होते हैं। ubiquitous resources available everywhere, कि ubiquitous जो resources होते हैं वो प्रत्येक जगह मिलते हैं। ubiquitous का मतलब ही होता है कि जो हर जगह मिलता हो, सर्वत्र मिलता हो, जैसे सनलाइट। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आप सनलाइट को एक रूम में या एक एरिया में कैद करके नहीं रख सकते,
क्षमता का यूज करते हुए उनको एडवांस्ड बना दिया है। नाउ वी स्टार्ट आवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी कंजर्व रिसोर्सेज, कि हमें रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करना चाहिए, उनका संरक्षण क्यों करना चाहिए, उनको बचाना क्यों चाहिए। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि जब भी आप पानी ज़्यादा गिराते हो, फैलाते हो, तो सभी कहते हैं कि पानी बचाओ नहीं तो आगे पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको हमें कंजर्व करना चाहिए और बहुत सारे तरीके हैं। तो हम कैसे वी शुड नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज बिकॉज कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए क्योंकि दे आर द मेन सोर्स ऑफ आवर डेली नीड, कि ये हमारी जो प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है या सोर्स है। देखो अगर आप पानी नहीं बचाओगे तो 2 साल में, 4 साल में, 10 साल बाद पानी खत्म हो जाएगा तो आप पियोगे क्या, ठीक है। अगर आप पोल्यूशन ज़्यादा करोगे तो पूरा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा, तो फिर आप जो फ्रेश एयर है वो कहाँ से ले पाओगे। तो इसीलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए क्योंकि ये हमारे जो डेली नीड है उसका एक मेन सोर्स है। सेकेंड, दे आर लिमिटेड, कि ये एक सीमित मात्रा में है। मान लो आप कोयला है, आप उसको वेस्ट में नहीं चला रहे हो, या पेट्रोलियम है, आप रेड लाइट पे खड़े हो और आपने अपनी गाड़ी को ऑफ नहीं किया है, बंद नहीं किया है, तो क्या होगा, जो पेट्रोल या डीजल है वो वेस्ट होता रहेगा। तो इससे क्या है कि वो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, तो और ये रिसोर्सेज बड़े ही लिमिटेड है। थर्ड है, वी कंजर्व रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए हम इन्हें सेव कर सकें। अगर पानी को या कोल को या पेट्रोल को हम ही पूरा वेस्ट कर जाएंगे तो जो हमारी जनरेशन आएगी वो क्या यूज़ करेगी, तो हमें उनके लिए इनको कंजर्व करना चाहिए। फोर्थ है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन हेल्प टू टेक केयर ऑफ आवर हेरिटेज, कि अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे तो जो हमारी विरासत है वो भी चलती रहेगी। अब अपनी जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, अगर उनमें हम पूरे जितने भी हमारे टाइगर्स हैं या जितने भी हमारे लायंस हैं हम उनको मार देंगे या हम पूरे वनों को साफ कर देंगे, तो जो भी वन वगैरह हैं, जितनी भी अपनी जो स्पीसीज हैं, तो वो खत्म हो जाएंगी। तो हमारी पुरानी विरासत है, जो हमारे दादा परदादा या जो हमारे पुराने टाइम से चली हुई आ रही है, तो उसको हमारी जो आने वाली जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो कैसे देख पाएगी। तो ये इसीलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए ताकि हम अपनी विरासत को बचा के रख सके अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन मेक जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम रिसोर्सेज को एक बेहतर तरीके से, एक उचित तरीके से यूज कर सकते हैं, एक न्यायपूर्ण तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल क्या होता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम यूज करना, रीयूज का मतलब होता है किसी चीज को एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा से यूज करना, और रिसाइकिल का है कि एक बार हमने एक चीज यूज कर ली तो उसको हम, जैसे कि पेपर है, हम उसको एक बार पेपर के ऊपर हमने प्रिंट कर लिया, या कोई बुक है हमारी, तो हम उसको फिर से रिसाइकिल करके उस पेपर को दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ 3 R's है। सेकेंड है प्लांट, ट्रीज एंड कंजर्व वाटर, कि हमें किन किन को कंजर्व करना चाहिए। यहाँ पे ट्रीज की जगह आप एनिमल्स कर लीजिए, एनिमल्स, कि हमें पौधों, पशुओं और पानी को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम उनको थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, हम उनको एक जुडिशियस रूप में यूज करेंगे तो ही हम उनको सेव कर पाएंगे। यूज मोर एंड मोर रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा से जल्दी ही जो रीजनरेट हो जाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी, जो विंड एनर्जी है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम पानी से बनाते हैं, इन चीज़ों को हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। फोर्थ है अपना रिसोर्स प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हमें किसी भी रिसोर्स को यूज करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। मान लो आपको 10 किलोमीटर जाना है और आपको किसी जगह पे जाना है, और वो जगह यहाँ से जब आप हाईवे से जाते हो तो 10 किलोमीटर है, और एक दूसरा रास्ता है
एक्सप्लेन करना है। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर कॉल्ड सो, कि लोकलाइज्ड रिसोर्सेज को लोकलाइज्ड रिसोर्स क्यों कहते हैं। अब आपके मन में तो आता ही होगा कि लोकलाइज्ड क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर कॉल्ड लोकलाइज्ड बिकॉज, ये बिकॉज है कि लोकलाइज्ड जो रिसोर्सेज है उनको लोकलाइज्ड, उनको स्थानीय क्यों कहते हैं। तो स्थानीय का मतलब होता है जो एक किसी पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है इसका दे आर फाउंड इन ए सर्टेन प्लेस, कि ये किसी एक विशेष स्थान पे पाए जाते हैं। ये हर जगह पे नहीं मिलते, हर स्टेट में नहीं मिलते, ठीक है, ये एक सर्टेन जगह पे मिलते हैं। सेकंड है दोज रिसोर्सेज फाउंड इन स्पेसिफिक आर ड्यू टू ए लॉट ऑफ फैक्टर्स, कि ये जो एक स्पेसिफिक प्लेस पे मिलते हैं, एक विशेष स्थान पे मिलते हैं, उसका भी एक रीजन है। और उसके क्या रीजन है, उसके कुछ कारक है। तो क्या कारक है वो, सच एज क्लाइमेट, कि या तो उसकी जलवायु के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप देखते हो कि कई जगह पे जैसे राजस्थान है, राजस्थान की जलवायु गर्म है, तो वहाँ पे हम गेहूं का उत्पादन बहुत कम कर पाते हैं। जो इसका पूर्वी भाग है, इसका राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उसी में हम खेती कर पाते हैं, पश्चिमी भाग में नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ की जलवायु ड्राई है, तो वहाँ हम खेती नहीं कर पाते। वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जहाँ कई जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जैसे कि ऊँट है, ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, तो वो रेगिस्तान में ही रहता है। अगर हम उसको जैसे कि रेगिस्तान में हम किसी गाय या भैंस को लेके जाए तो वो वहाँ पे ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ पे ऊँट इसलिए जीवित रह जाता है क्योंकि वो कई कई दिन पानी पिए बगैर रह सकता है, और राजस्थान के अंदर पानी का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। उसके बाद है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी रिसोर्स का किसी जगह पे अवेलेबल होने के लिए। जैसे कि हम जो फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग कई तरीके की होती है। आप हिली एरियाज में भी फार्मिंग करते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे अपने इस एरिया में चाय की खेती करना चाहें तो वो चाय की खेती यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि चाय की जो खेती होती है वो पहाड़ियों पे होती है, और जो स्लोप वाली पहाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर ही होती है। फिर इनके ऊपर ऐसे क्यारियाँ बनाई जाती हैं और तब जाके यहाँ पे खेती की जाती है, ताकि बारिश का जो पानी है वो इनके पास रुक सके, और स्लोप होने के कारण वो ज़्यादा ना रुक सके, जितना ही नीड है उतना ही रुक सके और बाकी नीचे आ जाए। अब हम अगर हिली एरिया में हम गेहूँ की खेती करना चाहेंगे तो वो वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि पहाड़ियों के ऊपर गेहूँ को चाहिए ज़्यादा पानी, और पहाड़ियों के ऊपर पानी स्रोत के कारण रुकेगा नहीं, और गेहूँ की खेती हम वहाँ पे कर नहीं सकते। अब जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे जो नुकीली पत्ती वाले या छोटी पत्ती वाले ही पेड़ ज़्यादातर क्यों मिलते हैं, तो वो इसलिए मिलते हैं कि उनको पानी की कम ज़रूरत होती है। जैसे कीकर के या जो क्या कहते हैं उनको, कीकर, बबूल, ऐसे पेड़ कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में ही मिलते हैं, क्योंकि वो बिना पानी के वहाँ पे रह सकते हैं। या छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं वो भी बिना कम पानी में वहाँ पे उग सकती हैं। फिर है अपना कर्नाटका इज नोन एज द होम ऑफ गोल्ड, कि जो कर्नाटका अपना स्टेट है वो गोल्ड का घर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कोलार गोल्ड फील्ड है कि जो कोलार खदान है सोने की, वो कहाँ पे पाई जाती है, कर्नाटका में पाई जाती है। ये आपके जीके का भी एक क्वेश्चन है कि इंडिया में गोल्ड कहाँ पे पाया जाता है, तो इंडिया में गोल्ड कर्नाटका में पाया जाता है, और जो फील्ड है उसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, कैन यू नेम ए फ्यू, कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्षमता वाले रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या आप कुछ का नाम बता सकते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड एट प्रेजेंट, कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। पोटेंशियल का सबसे पहले मतलब आपको समझना जरूरी है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जिनको हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, और पोटेंशियल क्या है, क्षमता। जैसे कई बार हम कहते हैं कि आपकी कितनी पोटेंशियल है, आप कितना वजन उठा सकते हैं, आप 2 kg वजन उठा सकते हैं, आप 10 kg 20 kg, तो आपकी पोटेंशियल क्या है। तो उस पोटेंशियल का ही इन रिसोर्सेज के ऊपर है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है क्षमता, कि जो अभी वर्तमान
कि लद्दाख जो है, लद्दाख के अंदर यूरेनियम की बहुत ही ज़्यादा मात्रा मिलने की उम्मीद है। ये एक मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लद्दाख के अंदर बहुत ज़्यादा यूरेनियम की पोटेंशियल है। सोलर एनर्जी इन राजस्थान, कि राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान वाला एरिया है, राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, जो वेस्ट वाला भाग है, उसके अंदर जो पूरा डेजर्ट एरिया है, ठीक है, तो डेजर्ट एरिया के अंदर जो सोलर एनर्जी आती है वो जब रेत के ऊपर पड़ेगी तो रेत जल्दी गर्म हो जाता है, जो सैंड है वो जल्दी हीटअप हो जाती है, और उस जल्दी हीटअप होने के कारण हम वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कर नहीं रहे हैं। और थर्ड इज मिनरल डिपॉजिट अंडर आइस कवर इन अंटार्कटिका। जैसा कि मैंने आपको जब क्वेश्चन कराया था तब बताया था कि मिनरल डिपॉजिट जो अंटार्कटिका अपना एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर वो पूरा आइस से ढका हुआ रहता है, साउथ एरिया, साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो वहाँ पे जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन हमें अभी उनका पता नहीं है। तो जब हमारी नॉलेज और हमारी जो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उस टाइम में हम उनको निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस वेरी वेल. Revise all these questions and learn them also.